हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चल रहा है जिसमें मैं आपको 30 डेज़ में यूपीपीएससी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा रहा हूं। अगर आप इस चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियोस के थ्रू अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक नई सीरीज़ है जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स करा रहा हूँ। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए आपके पास ये मैगज़ीन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नहीं है तो इससे कर लेना जो मैं करा रहा हूँ, बट अगर ख़रीद ली है तो बहुत बढ़िया है, ख़रीद लो, उससे आसानी होगी। और आप जब भी पढ़ो इस वीडियो के थ्रू तो उस मैगज़ीन को साथ में रख लेना। ठीक है, तो ये दृष्टि मैगज़ीन है 2024 वाली। और ये जो मैगज़ीन है दोस्तों, ये अक्टूबर नवंबर की मैगज़ीन है। कौन सी? अक्टूबर नवंबर 2024 की। तो हम पीछे से चलेंगे, जैसे नवंबर, फिर अक्टूबर। ठीक है, तो नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया, तो ऐसे ऐसे चलेंगे। अभी ये कर लेते हैं। लगभग 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए फिर करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको जो राष्ट्रीय परिदृश्य है वो कराऊंगा। ठीक है, इस एक ही वीडियो में हम राष्ट्रीय परिदृश्य कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय परिदृश्य है वो कंप्लीट करना है। और ये 2 मंथ का है। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर का। ठीक है, और दिसंबर में तो एग्ज़ाम है ही, तो इतना आएगा नहीं, नवंबर तक ही जो है करंट अफेयर्स आएगा। ठीक है जी, चलो तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों, भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो है उससे रिलेटेड है। अब पहली बात ये आती है कि संविधान संग्रहालय क्या होता है। ठीक है, ये संविधान संग्रहालय क्या है? पहले पहले तो इंग्लिश मीडियम जो हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो किसी को समझ में ऐसा नहीं आएगा कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो, तो यहाँ देखो कि इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूज़ियम जो है वो कहाँ पर है। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है। तो उस प्रथम संग्रहालय, तो यहाँ पर देखो 23 नवंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्यायिक राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भारत के प्रथम यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का उद्घाटन किया। अब ये कहाँ पर है? सबसे पहली बात यहाँ आएगी, ये कहाँ पर है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत। तो सोनीपत में इसको बनाया गया है। ठीक है, सोनीपत, सही है, सोनीपत में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और ये जो किया जा रहा है 75वीं जो वर्षगांठ है अपने संविधान की, जो संविधान हमारा बना था उसकी 75वीं वर्षगांठ, यानी कि हमारा जो संविधान अडॉप्ट किया गया था वो आपको पता है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो यहाँ पर कितने 75 साल हो जाएंगे 2024 में हो रहे हैं। ठीक है जी, तो इसलिए उपलक्ष्य में आपको जो है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या है इसमें। यहाँ तक समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? चलो अब और जो चीज़ें मैं बताऊंगा जो जो याद करने लायक है, मतलब जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं बस वही बताने वाले हैं, ज़्यादा इतना जल्दी नहीं है। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि हमारे संविधान में जो इस टाइम ये है, ठीक है, कंप्लीटली जो अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये आपको पता है। ठीक है, और जो हमारा पार्शली अडॉप्ट किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, पार्शली अलंकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया था। और जो लागू हुआ था वो आपका 50 में हुआ था, 1950 में। समझ में आ गई? और भी देख लेते हैं। उस टाइम जो जब लागू हुआ था तो 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल यानी कि अनुसूची थी। इतना समझ में आ गई? चलो, और जो संविधान सभा जो बनी थी उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलो अब यहाँ तक आ गई। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड, इंडियाज़ फर्स्ट रोबोटिक टूर गाइड। अच्छा ये कहाँ पर है? यहीं पर इसको जो जो प्रथम भारतीय संविधान संग्रहालय है वहीं पर उसी अवसर पर भारत के
इंडियाज़ फर्स्ट रोबोटिक टूर गाइड का भी अनावरण किया गया। तो इस टूर जो गाइड यानी कि जो रोबोटिक गाइड है, टूर गाइड है, उसका नाम है संविद। क्या नाम है? संविद। तो ये याद रखना है, नाम जो है संविद नाम है। संविद क्या है? रोबोटिक, एक तो इंडियाज़ फर्स्ट रोबोटिक टूर गाइड है, ठीक है। और ये कहाँ बनाया गया है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने आईआईटी मद्रास के साथ, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि सोनीपत में है, मैंने अभी बताया था यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर है? सोनीपत में है। और आईआईटी मद्रास के साथ सेम ह्यूमनॉइड गाइड रोबोट का विकास किया है। तो किसने विकास किया? दो आईआईटी मद्रास और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बस इतना याद करना है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है संविद का? संविद है आपकी फुल फॉर्म है स्मार्ट असिस्टेंस फॉर म्यूजियम विजिटर्स एंड इंटरेक्टिव डिस्प्ले। तो जो म्यूजियम विजिटर्स आएंगे वहाँ पर जो उनको गाइड करने के लिए ये रोबोट बनाया गया, बस सिंपल, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब एक बात और है, यहाँ पर 75वीं वर्षगांठ है, ये आपको पता है। 26 नवंबर 2024 को 75 साल हो जाएंगे अडॉप्ट किए हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है जी, हो गए। और जो यह समारोह है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत जो है आयोजित किया गया है। क्या नाम है? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। और देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। आप देखिए, इस अवसर पर संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया है। तो अब जो है संविधान जो है वो संस्कृत और मैथिली भाषा दोनों में भी जो है देखा जा सकता है, पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। और साथ ही जो 26 नवंबर 2024 यानी कि इस साल 26 नवंबर 2024 को 10वां संविधान दिवस मनाया गया। कौन सा? 10वां संविधान दिवस मनाया गया, यानी कि 2014 से 14 को पहला संविधान दिवस मनाया गया था, अब 10वां संविधान दिवस बनाया गया, ठीक है। और 10वां संविधान दिवस की जो थीम है इस बार की, जो का विषय जो है थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो ये इम्पोर्टेंट है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान इस बार की थीम है, ठीक है। चलो, अब ये है झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। देखो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें इतना याद रखना है कि इसकी कितनी इतनी सीटें कौन जीता है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो झारखंड का तो 5वां विधानसभा था, ठीक है आपका। अच्छा, देखो यहाँ देखो, अब झारखंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 81 सीटें थी, याद रखना झारखंड में कितनी थी? 81 सीटें थी। और ये ज़रूरी नहीं है कौन सी जाति की, कौन सी अनुसूची SC ST की कितनी थी, ये ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या याद रखना है हमें कि यहाँ देखो जो गवर्नमेंट बनाई है JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और इंडी अलायंस के साथ में मिलकर जो है वहाँ गवर्नमेंट बनाई है, सही है। जो कि CM है हेमंत सोरेन जो वहाँ के CM हैं, उन्होंने दोबारा से अपनी सरकार बनाई है। क्या समझे? दोबारा से सरकार बनाई है, ठीक है। चलो, अब उसके बाद अब देख लेते हैं, यहाँ ही इतनी इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा किसी की इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर आ जाता है महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। महाराष्ट्र में टोटल सीट जो हैं वो दोस्तों 288 सीट्स हैं। वहाँ पर 81 सीट थी और 288 सीट्स कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और जो गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है, गवर्नमेंट बनाई है वो आपकी बनाई है, ये देखिए, महायुक्ति गठबंधन जो कि BJP और एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है वो, और अजीत पवार वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इन सब के साथ मिलकर महायुक्ति गठबंधन ने बनाया है। और महाविकास अघाड़ी जो कॉल्यूशन था वो आपका, उसने जो है 50 सीटें जीती हैं। और जो महायुक्ति गठबंधन है जिसमें बीजेपी वगैरह 235 सीटें जीती हैं। तो सरकार जो है
महायुति गठबंधन ने बनाई है, जिसमें मेजॉरिटी जो है बीजेपी 132 सीट, ठीक है, शिवसेना 57 सीट। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सरकार किसने बनाई ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, जो अब नए मुख्यमंत्री बने हैं वो देवेंद्र फडणवीस बने हैं, ठीक है जी। चलो अब यहाँ देखो एक चीज़ ये भी है, यहाँ देखो ये क्या है, ये चुनाव परिणाम के परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी, जो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। अब ये पूछ लेता है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य ने चालू की, तो ये महाराष्ट्र ने चालू की। इसमें क्या था कि जो महाराष्ट्र में 16 से 21 से लेकर 65 वर्ष की आयु वाली पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह वित्तीय लाभ यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो किया जाएगा, ठीक है, 1500 रुपये पर मंथ वाला, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, तो अब राष्ट्रीय नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। तो 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को आरंभ किए जाने की स्वीकृति दी है। तो कब चालू की गई, 25 नवंबर 2024 को, ठीक है जी। उसके बाद योजना को एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की जाएगी। तो केंद्र प्रायोजित योजना है ये, और किस मंत्रालय के, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर आएगी। और इस योजना हेतु टोटल आउटले कितना है, 2481 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जो कि 15वें वित्त आयोग अवधि तक रहेगा। यानी कि जो इसका कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 25-26, यानी कि 15वीं जो 15 फाइनेंस कमीशन का जो कार्यकाल है 25-26 तक, तब तक रहेगा, ठीक है जी। इसका उद्देश्य ये रहेगा, देश की 1 करोड़ किसानों तक 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाए। तो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए इस जो है योजना को लाया गया है, जो कि 1 करोड़ किसानों तक 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी, ठीक है जी। चलो उसके साथ ही क्या है कि आवश्यकता आधारित 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर को भी स्थापित किया जाएगा। जैव इनपुट संसाधन केंद्र को भी स्थापित किया जाएगा। इन केंद्रों का उपयोग के लिए जैव इनपुट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किसान इन केंद्रों के पास जाकर जो भी दिक्कत होंगी, जो भी बायो रिलेटेड जो है इनपुट्स या फिर रिसोर्सेज की ज़रूरत हुआ करेगी, वो आप किसान हैं वो इन सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो इसके अलावा अब क्या चीज़ ज़रूरी है, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दे दी गई है। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग का एक प्रोग्राम है। तो ये मिशन जो है नीति आयोग ने स्टार्ट किया था, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। तो नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य, इनोवेशन को बढ़ावा देना है। और जो अटल इनोवेशन मिशन है पहला 1, ठीक है, 2016 में स्टार्ट किया गया था। अब 2024 में 2.0 जो है स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो 25 नवंबर 2024 को जो है 2.0 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को लागू किया गया, जारी किया गया,
इस मिशन की अवधि 2028 तक रहेगी। कब तक? 2028 तक। सही है जी। अच्छा, अब चीज़ें क्या है, चलो नेक्स्ट तो नवाचार को है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ज़्यादा चक्कर में पड़ोगे तो बहुत चीज़ें हैं ऐसी तो जो आपको कंफ्यूज करेंगी। चलो आगे देखते हैं अब। अच्छा, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, अब देखो ये नई योजना इम्पोर्टेंट है, तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत 6 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता फिर से जो है तो 6 नवंबर 2024 को स्टार्ट की गई। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है ये। इसका उद्देश्य क्या है कि मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो छात्र हैं, छात्रवृत्ति वाली ये योजना है। ठीक है, जो भी मेधावी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना ताकि आर्थिक बाधाओं के कारण भारत का कोई भी युवा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह सके। ठीक है जी, तो हायर एजुकेशन में सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम, फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। ठीक है जी, चलो। अच्छा, इस योजना के तहत किसी गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने पर छात्रों को बिना जमानत मतलब और गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो इसमें कोई जमानत, आपको ऋण दिया जा सकता है। अगर हायर एजुकेशन में अगर आपको लोन चाहिए ना, एजुकेशन लोन, वो बिना जमानत के और बिना गारंटी के आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं क्या है आगे। इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ देखो, इस योजना के तहत जो इम्पोर्टेंट है, 7.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए छात्रों को 75% क्रेडिट गारंटी प्राप्त होगी। ठीक है, तो 7.5 लाख रुपए तक का ऋण आपको 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। इसके अतिरिक्त क्या है, ऐसे छात्र जिनकी वार्षिक परिवार की जो आय है 8 लाख तक है और जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं, उन्हें 10 लाख रुपए तक के ऋण पर अस्थगन अवधि यानी मोराटोरियम पीरियड जो है के दौरान 3% ब्याज सब्सिडी, यानी कि जो 8 लाख तक की जो भी लोन होगा, पारिवारिक जिसकी 8 लाख तक की आय है, उसमें क्या है 10 लाख तक का लोन मिल सकता है और उसमें 3% की जो सब्सिडी भी मिलेगी, जो ब्याज है वो सब्सिडी भी मिलेगी। समझे? चलो, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, कुछ स्कीम और हैं जो कि सेंटर ने पहले शिक्षा से रिलेटेड है। पीएम श्री एक योजना है, तो इसका पूरा नाम पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, 7 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई और संपूर्ण भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को सशक्त बनाने के लिए इसका लक्ष्य है। 5 साल यानी कि 2027 तक इसकी अवधि है, 22 से 27। दूसरा, समग्र शिक्षा योजना, स्कूल शिक्षा हेतु एकीकृत योजना है। ये 2018 में लॉन्च की गई और 5 साल के लिए ये योजना है, 2026 तक, 21 से लेकर 2025 तक जो है योजना है। उल्लास ऐसी स्कीम है, इसमें है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से भी लोकप्रिय है। प्रायोजित जो स्कीम है, ये क्या है, केंद्र प्रायोजित स्कीम है। विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा में से वंचित रह गए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाने के लिए, 15 साल से ऊपर के लिए बच्चों के लिए, और अवधि है 22 से लेकर 27 तक।
ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ऐसे ही हम जल्दी जल्दी करेंगे। निपुण भारत का जो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, तो इसकी जो है निपुण जो स्कीम है, तो 5 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई। देश के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और गणना में सक्षम करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? 6 क्लास तक आपको बेसिक जो है नॉलेज, बेसिक साक्षरता यानी कि जो आपकी लिटरेसी है वो आनी चाहिए, जिसमें से आपकी जो न्यूमरेसी है वो भी आनी चाहिए। ठीक है। निष्ठा स्कीम एक है, निष्ठा स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये 2019 में लॉन्च की गई। इसमें 42 लाख एलिमेंट्री टीचर्स और स्कूल हेड्स के पेशेवर विकास को बढ़ावा देने पर केंद्र है। तो इसमें क्या किया जाएगा? जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं 42 लाख और स्कूल हेड्स हैं, उनको एक तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, एक है नमो ड्रोन दीदी योजना। क्या है जी? तो इस योजना 28 अक्टूबर 2024 को कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना के परिचालन दिशा निर्देश ऑपरेशन गाइडलाइंस जारी की गई है। तो इसकी जो है आपकी नमो ड्रोन दीदी की गाइडलाइंस, जो ऑपरेशन गाइडलाइंस है, किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा, उसकी जारी की गई हैं। ठीक है जी। तो नमो ड्रोन दीदी कब स्कीम आई? ये 29 नवंबर 2023 को। ठीक है, पिछले साल जो है वो स्कीम लाई गई थी, नमो ड्रोन दीदी। चलो, और उसी साल जो है 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र जो है, प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र की भी उस टाइम शुभारंभ किया था। कौन सी केंद्र क्षेत्र की योजना है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्या है? केंद्र क्षेत्र की योजना है ये। अच्छा, इस योजना का जो कार्यकाल है क्या है? 24 से लेकर 26 यानी कि 25 तक की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, चलो, अब इस योजना के तहत क्या है? केंद्र सरकार 15,000 जो महिलाएं हैं, चयनित महिलाएं हैं, यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है, चयनित महिलाएं हैं, जिसमें से सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। कितने? 15,000 चयनित महिलाओं के लिए ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। और इन ड्रोन का क्या यूज़ होगा? ड्रोनों को किसानों को कृषि उद्देश्य हेतु किराए पर दिया जा सकेगा। तो ये इनका उद्देश्य क्या होगा कि जो किसान होंगे वो एक तरह से किराए पर दिए जा सकता है, उनकी खेती में हेल्प करने के लिए ये ड्रोन का यूज़ होगा। कुल 15,000 ड्रोनों में से 5,500 ड्रोन को उर्वरक कंपनियां द्वारा उपलब्ध किया जाएगा। तो मतलब 15,000 ड्रोन तो दिए जाएंगे, जिसमें से 500 ड्रोन जो हैं वो उर्वरक जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं वो प्रदान करेंगी, और जो 14,500 अगले, जबकि जो शेष जो बचे हुए 14,500 ड्रोन हैं अगले 2 वर्षों में केंद्र सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो केंद्र की सहायता के माध्यम से 14,500 जो है वो ड्रोन को दिया जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई? इसके अलावा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो
यहाँ देखो 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपा। तो 1000 कब हो गई? 2024 को 11 मार्च को। अच्छा ये देखो, अब ये भी इम्पोर्टेंट, हरियाणा और जम्मू कश्मीर लोक विधानसभा चुनाव। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें भी सीटों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से आ जाओ, हरियाणा के बारे में कुल 90 सीटें हैं। कितनी? 90 सीटें हैं हरियाणा में। कितनी हैं जी? 90 सीटें। समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये देखना कौन जीती। तो यहाँ पर कौन जीता? यहाँ पर आपका भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कराई। ठीक, अब देख लेते हैं आप कौन कौन सी पार्टी कौन कौन सी जीती। तो भारतीय जनता पार्टी 48 और कांग्रेस 37, इंडियन नेशनल लोकदल 2 और निर्दलीय 3। तो मेजॉरिटी है जो बीजेपी ने जीती। चलो, तो इसके जो मुख्यमंत्री कौन है? नायाब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर में भी कितनी है? 90 सीट्स हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ भी 90 सीट है और जम्मू कश्मीर में भी 90 सीट है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद दोस्तों 3 चरणों में ये चुनाव हुए थे। ठीक है, 3 चरणों में चुनाव हुए थे। चलो, अब कौन जीती वो इम्पोर्टेंट है, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन बने? उमर अब्दुल्ला। ठीक है, ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसका पहले मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला। ठीक है जी। उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री है सुरेंद्र कुमार चौधरी। सुरेंद्र कुमार चौधरी जो है उप मुख्यमंत्री है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, यहाँ देखिए, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, यहाँ देखिए 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। 3 जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। चलो, तो यहाँ पर देखो 15 अक्टूबर 2024 को केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की। यह जो है, ये जो होंगे, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे एआई से रिलेटेड, वो स्वास्थ्य सेवा, कृषि और सतत शहरों पर केंद्रित होंगे। 3 चीज़ों पर कौन से? स्वास्थ्य सेवा, कृषि और सतत शहरों पर केंद्रित होंगे। अच्छा ठीक है जी। अब यहाँ देखो, ये देखो, अच्छा जो स्वास्थ्य सेवा जो है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस है स्वास्थ्य सेवा से रिलेटेड, तो वो जो है किसके नेतृत्व में? आईआईटी दिल्ली और एम्स के नेतृत्व में जो है आपका आ रहा है। ठीक है, देखो यह देखो, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एआई उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व कौन करेगा? जो नेतृत्व करेगा आईआईटी दिल्ली और एम्स। ठीक है, और कृषि का क्षेत्र में जो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस का नेतृत्व करेगा आईआईटी रोपड़। ठीक है, अब कृषि में भी क्या करते हैं? रोपते हैं, और वैसे भी रोपड़ है, आईआईटी रोपड़। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, शहरी क्षेत्र के लिए, तो सतत शहर क्षेत्र में जो एआई उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व करेगा आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी कानपुर।
समझ में आ गई। अच्छा, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष, तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये 2028 तक है केंद्र सरकार ने, ठीक है, 2023 से लेकर 27 तक अवधि के लिए 990 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ इन 3 एआई उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की है। तो कब तक के लिए है ये? 2028 तक, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कहाँ गए। अभी ये देखो, भारत का प्रथम व्यावहारिक जो है व्यावहारिक एआई डाटा बैंक या फिर डेटा बैंक, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट प्रैक्टिकल एआई डेटा बैंक, जो फर्स्ट प्रैक्टिकल एआई डेटा बैंक, तो इसने क्या है, इसमें क्या है, भारत के पहले व्यावहारिक एआई डेटा बैंक यानी कि इंडियाज फर्स्ट प्रैक्टिकल एआई डेटा बैंक का शुभारंभ किया है। कब किया है? 20 नवंबर 2024 को। यह एआई डेटा बैंक उपग्रह, ड्रोन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के वास्तविक समय विश्लेषण यानी कि रियल टाइम एनालिटिक्स के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। तो किस लिए बढ़ावा देगा? ये है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और जो है यह एआई डेटा बैंक उपग्रह और ड्रोन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के वास्तविक यानी कि जो रियल टाइम जो है टाइम एनालिटिक्स को जो है एनालाइज करेगा, उसके बाद जो राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ठीक है, समझ में आ गई। इस पहल का उद्देश्य क्या है? शोधकर्ताओं और स्टार्टअप और डेवलपर्स को उच्च गुणवत्ता वाले विविध डेटा सेट्स तक पहुंच प्रदान करके प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार को गति प्रदान करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, स्टार्टअप्स करने वाले डेवलपर्स हैं, उनको एक तरह से उच्च गुणवत्ता वाले डेटा सेट तक पहुंचाना, उनको अच्छा से अच्छा डेटा देना जिससे वो अच्छे से अच्छे रिसर्च कर सकें और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में योगदान देना, गति प्रदान करना और नवाचार को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये है इसका उद्देश्य। चलो, यहाँ पर है राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर। तो यहाँ पर देखो, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर बना है? तो बना है लोथल। अच्छा, लोथल नाम याद आ रहा होगा, ये हड़प्पा काल का एक शहर था। ठीक है, शहर था जो कि अहमदाबाद के निकट है, गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में है, और जो कम से कम 4,500 साल पुराना है। ठीक है, इसलिए जो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। कहाँ पर? लोथल में, और जो है अहमदाबाद के पास में है। ठीक है, गुजरात में। चलो, अच्छा, अब इसके कुछ तथ्य हैं। तो इसकी जो है मंजूरी कब दी गई? विकास बनाने की मंजूरी दी गई 9 अक्टूबर 2024 को। सॉरी, बस इतना ही इम्पोर्टेंट था, इसमें से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जो कि दिमाग लगाने की। कुछ थीम पार्क्स भी बनाए जाएंगे इससे रिलेटेड, जैसे मैरीटाइम एंड नेवल थीम पार्क, उसके बाद जलवायु परिवर्तन थीम पार्क, मॉन्यूमेंट्स थीम पार्क, और क्या है, एवेंचर। ठीक है, एडवेंचर हो गया, एडवेंचर और अम्यूजमेंट, साहसिक कार्य और मनोरंजन पार्क भी बनाए जाएंगे। ठीक है जी। अब नोडल एजेंसी कौन सी है? इंडियन पोर्ट एसोसिएशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है। कौन सा? इंडियन पोर्ट एसोसिएशन, उसको जो है नोडल एजेंसी बनाया गया है।
अच्छा, यहाँ पर देखो लोथल के बारे में पढ़ लेते हैं। लोथल शब्द गुजराती शब्दों को जैसे लोथ और थल से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, द माउंट ऑफ डेड। ठीक है, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख नगरों में से एक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्रमुख नगर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व इसका जो है पुराना है। ठीक है। अच्छा, अब ये है भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन। तो इसकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, जो ये मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। किस लिए किया गया है? मुंबई में उद्घाटन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल। उससे पहले 3 और थे। कहाँ? मुंबई, अहमदाबाद। तो 2 और हैं, 3 तो टोटल जो है 3 है। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं? मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर। ठीक है, मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल जो है तीन स्थानों पर जो है, इन स्थानों पर बनाए जाएंगे। कहाँ पर? मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में। मुंबई रट लो, मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर। ठीक है जी, चलो। और ये जो आइडिया आया वो आया सिंगापुर से। प्रधानमंत्री को सिंगापुर से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन। कहाँ से? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन से, सिंगापुर से। चलो, ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल जो है वो पीपीपी यानी कि सार्वजनिक निजी साझेदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है स्थापित किए जाएंगे। इस संस्था को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और IIS टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल के मध्य साझेदारी के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। तो ये जो है, एक तो दो बॉडीज़ यानी कि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और टाटा IIS, दोनों के मध्य साझेदारी के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। यहाँ देखो, अच्छा इम्पोर्टेंट है ये। 5 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 5 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। शास्त्रीय भाषाओं का, ठीक है, सॉरी, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। यहाँ देखो, तो अच्छा, भाषाओं जो है वो आपकी 8वीं अनुसूची में यानी कि शेड्यूल 8 में है, जिसमें 12 भाषाएं जो हैं वो लिखित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य भाषा यानी कि शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात हो रही है। तो 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और जो क्राइटेरिया कौन कौन सा है उसका? प्राचीन इतिहास, विशाल साहित्यिक परंपराओं और राष्ट्र की सांस्कृतिक संरचना में अनेक अमूल्य योगदान को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो कब किया गया? 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया। तो ये 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक तो मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया और बंगला। तो कौन कौन सी है? रट लो, दोबारा रिकॉल करते हैं। मराठी, ठीक है जी, मराठी, फिर कौन सी है? पाली, ठीक है, फिर प्राकृत, फिर असमिया, फिर है बंगला। तो असम और बांग्लादेश एक पास पास हैं, फिर याद रख लेना है मराठी, पाली और प्राकृत। ठीक है जी,
इन भाषाओं से मुख्य रूप से संबंधित देश के राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र मराठी, अच्छा बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाली और प्राकृत बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगला और असम में असमिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा कि हाँ भाई। ठीक है, चलो अच्छा ये देखो, मराठी भाषा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मराठी भाषा का पहला ज्ञात शिलालेख इंस्क्रिप्शन कौन सा है? लगभग 2200 वर्ष पुराना है, जो नाड़ेघाटा शिलालेख में पाया जाता है, जहाँ महारठिनो शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलो इम्पोर्टेंट जो है वही बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। चलो यहाँ यहाँ देख लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब देख लेते हैं थोड़ा। जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बता दिया, अब यहाँ देखते हैं और नेक्स्ट क्या है। अच्छा, 11 शास्त्रीय भाषाएं। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 6 भारतीय भाषाओं यानी कि संस्कृत और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो 5 पहले थी, 1 2 3 4 5 6 थी। 6 और 5 कितनी होती हैं? 11 टोटल, अब हो गई 11। पहले थी 6 शास्त्रीय भाषा थी क्लासिकल लैंग्वेजेस, अब हो गई 11। कितनी हो गई? 11। तो 11 एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सी। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगला। ठीक है जी, हो गया। तो ये हो गई आपकी 11 लैंग्वेजेस। ठीक है, अब क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी। तो सबसे पहले जो है दर्जा दी गई थी वो आपकी तमिल को दिया गया था। तमिल जो है फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। फिर संस्कृत दी गई 2005 में। तो कभी कभी क्रम पूछ लेता है। ठीक है, तो पहले तमिल, फिर उसके बाद संस्कृत, फिर तेलुगु, फिर कन्नड़। तो ऐसे ही ये है, क्रम भी याद रखना है। तमिल सबसे पहला है और बंगला जो है सबसे एंड। ये जो 5 हैं ये सबसे एंड में। कौन कौन सी? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगला। ठीक है जी, अच्छा ठीक है। अच्छा, जो क्राइटेरिया क्या है आपका शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करने का? अर्ली टेक्स्ट होने चाहिए, प्रारंभिक पाठों की उच्च यानी कि हाई एंटिक्विटी पुरातनता जो है वो होनी चाहिए, लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराने होने चाहिए, इनकी हिस्ट्री होनी चाहिए। प्राचीन साहित्य या पाठों का ऐसा संचित निकाय जिसे इसे बोलने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता हो। ठीक है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बोलती है उनके द्वारा मूल्यवान विरासत मानना चाहिए। काव्य, शिलालेख और अभिलेख लिखित साक्ष्य के अतिरिक्त ज्ञान से संबंधित ग्रंथ यानी विशेष रूप से गद्य ग्रंथ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि काव्य, शिलालेख और अभिलेखनीय साक्ष्य के अतिरिक्त ज्ञान से संबंधित ग्रंथ होना चाहिए। ठीक है, यही होने चाहिए। अब यहाँ हो गया हमें ओके। क्रूज भारत मिशन। तो नेचर बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए
नेचर बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन की लागू किया गया। यहाँ देखो, तो यहाँ पर क्या है, क्रूज पर्यटन क्षेत्र निम्नलिखित मुख्य क्रूज खंडों के इर्द गिर्द केंद्रित और विकसित हो रहा है। यानी कि तटीय पर्यटन को बढ़ावा देता है, समुद्री क्रूज, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज और नदी क्रूज यानी कि जो अंतर्देशीय जलमार्ग, द्वीदीप द्वीपीय द्वीपीय और तटीय परिसंपत्तियां। चलो, अब इम्पोर्टेंट दोस्तों इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 24 यहाँ पर देखिए, 30 सितंबर 2024 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन यानी कि क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 30 सितंबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया। ठीक है जी, ओके। इस मिशन के तहत अगले 5 सालों में यानी कि 2029 तक क्रूज यातायात यानी क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक को दुगना करना है। कितना दुगना? 2x कर देना है 2029 तक, सॉरी, ठीक है। क्रूज भारत मिशन 3 चरणों में लागू होगा। पहला जो है 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 2029 तक, ठीक। इसमें क्या होगा, इस मिशन के चरण पहले में, जो कि पहला चरण है, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 के अंतर्गत अध्ययन संचालित करने, मास्टर प्लानिंग करने और पड़ोसी देशों के साथ क्रूज अलायंस बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। तो क्या होगा इसका? प्लानिंग और अध्ययन करना, स्टडी करना, प्लानिंग करना और दूसरे देशों के साथ अलायंस जो है क्रूज अलायंस बनाना। दूसरे चरण में जो कि 25 से 27 के बीच में होगा, नए क्रूज टर्मिनल, मरीना और गंतव्य को विकास का पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो दूसरे चरण में जो कि 25 से लेकर 27 तक होगा, उसमें क्रूज टर्मिनल बनाए जाएंगे नए, और मरीना और जो डेस्टिनेशंस होंगे उसको डेवलप किया जाएगा। थर्ड चरण में यानी कि जो 2027 से 29 के बीच में जो है, अंतर्गत संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सभी क्रूज सर्किटों को एकीकृत किया जाएगा, इंटीग्रेटेड किया जाएगा। जो क्रूज सर्किट होंगे, जो भी सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी क्रूज सर्किट होंगे, उनको सबको इंटीग्रेट एक साथ किया जाएगा। ठीक है जी, तो यही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो। शहरी शासन सूचकांक 2024, तो इसका क्या है? अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसका है प्रजा फाउंडेशन। याद रखना, प्रजा फाउंडेशन अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया है 2024। ठीक है, अर्बन गवर्नेंस से याद आ रहा है कि शहरी जो है शासन कैसा चल रहा है, उसके बारे में एक सूचकांक है, वो जारी करता है प्रजा फाउंडेशन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो, रैंक इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये देखिए। तो सबसे पहला जो रैंक आया है केरल, उसके बाद उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, याद रखो। टॉप 5 जो राज्य में से क्या है, केरल सबसे पहले है, फिर उड़ीसा है, फिर है महाराष्ट्र। तो चौथा है छत्तीसगढ़, 5वां मध्य प्रदेश, बिहार को 15वां स्थान है, उत्तर प्रदेश आपका 16वां स्थान है। तो यूपी जो है 16 में है, और बिहार जो है
बिहार जो है आपका 15वें स्थान पर है, तो बिहार ऊपर है यूपी से इस टाइम। शहरी जो अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड जो इंडेक्स है उससे उसमें, चलो ये हो गया याद। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें, और या फिर छोटे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में, तो यहाँ पर लिखा पड़ा है देखिए, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में। तो सबसे नीचे जो है, पहले तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखिए शहरी, तो सबसे नीचे जो नागालैंड है, उससे पहले है मणिपुर, उससे पहले है मिज़ोरम, फिर चंडीगढ़, फिर पंजाब। तो सबसे आखिरी जो है नागालैंड है, याद यहाँ रखना बस इतना। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला जो है फर्स्ट रैंक इसकी आई है केरल की। यूपी कितने पे है? 16 पे। और सबसे लास्ट है, लास्ट कौन सी है? 31 में नागालैंड। ठीक है, बस इतना याद रखना है। और बिहार कौन सा है? 15वें पे। ठीक है, और दूसरा भी याद रख लेना। दूसरा कौन सा है? उड़ीसा, केरल, केरल, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये जरूर याद रखना। चलो अच्छा, एक चीज़ और है कि भारत का 13वां महापत्तन, तो 13th आपका महापत्तन जो है, 13वां महापत्तन जो है वो बनाया गया है। कहाँ पर है? देखिए सॉरी, 4 सितंबर 2004 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा ग्लाथिया की खाड़ी पत्तन, ठीक है, ग्लाथिया की खाड़ी पत्तन यानी कि जो पोर्ट है ग्लाथिया, वे पोर्ट को तत्काल प्रभाव से महापत्तन यानी कि जो मेजर पोर्ट घोषित कर दिया गया है। पहले माइनर पोर्ट था, अब मेजर पोर्ट घोषित कर दिया गया है। कौन सा? ठीक है, कौन सा, क्या नाम है उसका? आपका ग्लाथिया, ग्लाथिया की खाड़ी पत्तन, ग्लाथिया वे पोर्ट। ठीक है, ग्लाथिया वे पोर्ट जो है वो आपका 13th मेजर पोर्ट कहलाएगा। 13th मेजर पोर्ट कहलाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई। चलो अच्छा, 13 मेजर पोर्ट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो यहाँ 13 मेजर, ये देखो 13वां है। उससे पहले 12वां कौन सा? कोची, कोची वाला है, कोची केरल में है। तो एक बार 13 के 13 हम पढ़ लेते हैं खाली। ठीक है, रीडिंग कर लेते हैं, एक बार रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोलकाता, हल्दिया पहले बोलते थे। ठीक है, हल्दिया भी। फिर उसके बाद पारादीप, उड़ीसा, और विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद कामराजन पत्तन, तमिलनाडु, चेन्नई पत्तन, तमिलनाडु, वी.ओ. चिदम्बरम पत्तन, तूतीकुड़ी। ठीक है, तूतीकुड़ी होता है, तूतीकुड़ी तमिलनाडु में है ये भी। और फिर है आपका दीनदयाल पोर्ट, कच्छ, गुजरात में है ये भी। उसके बाद मुंबई पत्तन, महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, महाराष्ट्र। मुरगांव पत्तन आपका गोवा, यानी कि न्यू मंगलूर पत्तन, कर्नाटक, कोची में, केरल में। ग्लाथिया की खाड़ी पत्तन, ये जो है अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार महाद्वीप में। ठीक है, तो ये याद रखना है बस। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट एक ही वीडियो में। ठीक है, 1 घंटे की ये 54-55 मिनट की वीडियो है, आप देख सकते हो बाद में 2x या फिर 1.5x की स्पीड से। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो है
करंट अफेयर्स की, वो बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करें और साथ में तैयारी बढ़िया तरीके से करें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर ही देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।